ऑफ द जिन्नास। LVGST का एक ऐसा स्वप्न था और जो आज संपन्न हुआ कि हम जैनिज्म का एक बेसिक कोर्स आपके पास लेकर आए और जिसमें ज्यादातर वक्ता युवा हो, जो अपने युवा मनस्थिति से युवा को पसंद आए ऐसी बात करें। और आज उस लेक्चर का अंतिम, बेसिक कोर्स का अंतिम लेक्चर आज होने जा रहा है। पर कहते हैं ना कि जो सबसे अंतिम स्टेप होता है ना, वो कलगी के समान होता है। तो आज कुछ ऐसा ही ये जैनायन के हमारे प्लेटफॉर्म पे हो रहा है। आज LVGST की एक टीम, जिसमें जैनेश भाई, अभिषेक भाई और तेजस भाई मिलकर एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे कुछ बात रखने वाले हैं, जो विषय हमें एक नए संशोधन की ओर और एक नए स्पष्टता की ओर ले जाएंगे। तो बात जयदेश पे बात टॉपिक है हमारा एक्सप्लोरेशन एक्सपीरियंस ऑफ आवर LVGST यूथ टीम टुवर्ड्स तीर्था। जो उस तीर्थ हमारे लिए इमोशन है, या फिर तीर्थ हमारे लिए रक्षा है, या फिर तीर्थ के प्रति हमारा दृष्टिकोण क्या होना चाहिए, या श्रुत के प्रति हमारा दृष्टिकोण क्या होना चाहिए। ऐसी कुछ मनोमंथन से भरी हुई बात जैनेश भाई, जो बाय प्रोफेशन CA है किंतु शासन पे पूरे समर्पित है, अभिषेक भाई ज्वेलर्स की दुनिया के बहुत ही बड़े एक क्रिएटिव ऐसे इंसान है जो अलग अलग प्रकार की डिजाइन आदि करते हैं। मतलब एक तरफ पूरा CA का प्रोफेशन है, एक तरफ एक क्रिएटिविटी से जुड़े हुए इंसान है। और तेजस भाई और श्रेयस भाई के बारे में थोड़ा सी बात जैनेश भाई शायद आगे जाकर रखेंगे। तो मैं इन सभी को LVGST के इस प्लेटफॉर्म पे आमंत्रित करती हूँ। मुझे बहुत ही आनंद इस बात का भी है कि ये सब युवा LVGST के ट्रस्टी भी है। हम ज्यादातर सफेद बाल वाले लोगों को ही देखते हैं, किंतु ये हमारे सशक्त तरुण युवा है। तो आपको सभी को सादर वंदन करते हुए जैनेश भाई, मैं आगे का मंच आपको सौंपती हूँ और आप सबको आगे लीड कीजिए। प्रणाम। धन्यवाद सेजल बहन। प्रणाम सभी को। जैसे कि आज का टॉपिक है कि तीर्थ इज मैटर ऑफ इमोशंस और मैटर ऑफ प्राइड। तो जब भी हम तीर्थ की यात्रा करते हैं, जब भी कोई प्राचीन जिनालय में जाते हैं, तो हमें उसके साथ हम इमोशंस से जुड़ जाते हैं। लेकिन कभी ना कभी हम उसके इतिहास, उसकी वर्तमान स्थिति के परिप्रेक्ष्य में कुछ ऐसी बातें जो चिंतन योग्य हैं वो करना भूल जाते हैं, क्योंकि उसके बारे में हमके जानकारी नहीं होती। इसी विषय को लेकर जो हमारे प्राचीन तीर्थ हैं, करीब 12,000 से ज़्यादा हमारे जिनालय पूरे हिंदुस्तान में हैं, और कई हिंदुस्तान के बाहर भी जहाँ-जहाँ पे प्राचीन समय में हमारा जैनिज़्म फैला हुआ था, वहाँ पे भी हमारे स्थान हैं। तो बात ये होती है कि जब भी हम ये तीर्थ स्थान पे जाएं, तो हमें उसके प्राचीन महत्व के विषय में जानकारी के अभाव से हम उसका गर्व नहीं ले पाते हैं, और उसको भावनात्मक तरीके से तो हम बहुत भक्ति भाव से पूछते हैं, लेकिन उसके प्रोटेक्शन के लिए हमें, कंजर्वेशन के लिए हमें क्या प्रयत्न करना चाहिए, जो कि हमारा कर्तव्य है, वो हम कहीं ना कहीं चूक रहे हैं। उसी विषय पे पूज्यपाद गुरु भगवान यशोवरम सूरी माँ साहेब, हमारे आचार्य भगवान भाग्यसूरी माँ साहेब के मार्गदर्शन में, हमारे आचार्य भगवान लिंकारिया सूरी माँ साहेब, और हमारे जो युवा साधु भगवान, हमारे जो लीडर हैं TTS विजय जी माँ साहेब, हमें एक पूरी टीम बनाकर इस तीर्थों की रक्षा के लिए और कंजर्वेशन के लिए हमें जागृत किया। यही नहीं, हमें उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, उसके सॉल्यूशंस के लिए क्या कर सकते हैं, उसके लिए भी ट्रेनिंग दी गई। ये विषय बहुत ही गंभीर है, जिसके बारे में हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। तो इस PPT के जरिए मैं आज प्रोटेक्शन ऑफ एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स, आइडल्स एंड आर्टिफैक्ट्स, इसके विषय में चर्चा करना चाहता हूँ। तो ये विषय है आर्टिफैक्ट्स डिस्कवर्ड अंडरनीथ एन इंटरनेशनल रिपैट्रिएशन। जैसे कि आप सबको जानकारी होगी कि पूरे विश्व में
सबसे अधिक भूमि के भूमि भूमि के अंदर से प्राप्त होने वाले जो आर्टिफैक्ट्स होते हैं वो सबसे ज्यादा जैन धर्म के होते हैं। ये गर्व का विषय तो है ही, लेकिन क्या हमें इसके विषय में एक गंभीर बाबत जो हमें नहीं पता है कि दुनिया में इलीगल 3 प्रकार के सबसे बड़े बिजनेस हैं, जो जिसमें सबसे बड़ा बिजनेस है नारकोटिक्स का, ड्रग्स वगैरह का इलीगल कारोबार, उसका सबसे बड़ा इलीगल मार्केट है। दूसरे नंबर पे इलीगल वेपन्स का मार्केट है, और आश्चर्य होगा कि तीसरे नंबर पे सबसे ज्यादा जो इलीगल मार्केट बना हुआ है पूरे विश्व में, वो इलीगल आर्टिफैक्ट्स, एंशियंट आइडल्स और जैसे कि हस्तप्रत वगैरह मैन्युस्क्रिप्ट्स का बहुत बड़ा कारोबार है। इसकी वजह से जो प्राचीन प्रतिमाएं या प्राचीन हस्तप्रत या प्राचीन आर्टिफैक्ट्स जो भी भूमि से प्राप्त होते हैं, वो कहीं ना कहीं हमारे ध्यान में भी नहीं आते, हमें पता भी नहीं होता, और उसका इलीगल कारोबार होता है। दुनिया में ये सबसे बड़ा तीसरे नंबर का व्यवसाय है। और इसके लिए, इसके प्रोटेक्शन के लिए हम क्या कर सकते हैं, उसके विषय में अगर यदि बात करें, तो जब भी ये आर्टिफैक्ट्स आइडल्स जमीन में से निकलते हैं, तो उसकी जानकारी हमें सबसे पहले कैसे मिले उसके बारे में हमें प्रयत्न होना चाहिए। जैसे ही उसकी माहिती मिले, तो सबसे पहले हमें ये जानकारी लेनी चाहिए कि क्या वो आर्टिफैक्ट कहीं ना कहीं हमारे जैनिज्म से कनेक्टेड है या नहीं। अगर वो भगवान की प्रतिमा है, तो उसको कैसे प्रोटेक्ट करे, उसके लिए भी हमारे स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होने चाहिए, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं लीगल ऑब्स्टिकल्स भी आने संभवित हैं। और उसके लिए, उसके प्रोटेक्शन के लिए, जब भी हमें ऐसी प्रतिमाएं प्राप्त हो, तो उसकी प्रतिमा की रक्षा करने के लिए सबसे पहले हम उसकी पूजा शुरू करें, उसको प्रोटेक्ट करके, संभाल के, उसको उचित स्थान पर ले जाएं। गांव जहाँ से भी ये प्राप्त हुई है, ज़्यादातर खेतों में से, गाँव में से, या किसी घर या मकान के जब बन रहे होते हैं तब ये प्राप्त होते हैं, तो उसको भी हमें उनको, गांव वालों को या उसको जिसने भी फाइंडर जो है, उसको समझा के उसको व्यवस्थित प्रोटेक्ट करने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। आज बहुत सारी ऐसी प्रतिमाएं हमारे ध्यान बाहर बहुत बुरी हालत में, या तो कहीं ना कहीं ये इलीगल मार्केट में शोपीस की तरह चली जाती हैं, या फिर इंटरनेशनल म्यूजियम में चली जाती हैं, या फिर नेशनल गवर्नमेंट के म्यूजियम में भी चली जाती है। कई तो ऐसी है जो सरकारी दफ्तरों में एक प्राप्त हुए कोई खजाने की तरह कहीं ना कहीं रखी हुई है, और इसके बारे में कुछ ना कुछ हमें गंभीरता से कार्य करने चाहिए। शायद इसके बारे हमें ऑनलाइन इंस्टाग्राम, फेसबुक या ऐसे कुछ कुछ तो हमें प्राप्त होती भी है माहिती, लेकिन क्या हम में से कोई आगे आके उसके प्रोटेक्शन के लिए कि मैं क्या कर सकता हूँ उसके बारे में सोचता है? नहीं सोचता है। तो ये माहिती, जो इंफॉर्मेशन जो है, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, उसकी हमें जानकारी न होने की वजह से ऐसे सारे मामले हमारे हाथ से चले जाते हैं। और एक बार जब उसमें इलीगल मार्केट में ये चला गया, या इंटरनेशनल म्यूजियम में चला गया, या फिर गवर्नमेंट के कब्जे में चला गया, तो उसको वापस लेना बहुत मुश्किल हो जाता है। जो लीगल ब्लाइंड स्पॉट्स हैं इसमें, तो उसकी लीगलिटी की बात करें, तो हमारे देश में ऐसे कानून बने हुए हैं कि जब भी जमीन से कुछ भी मिलता है, अगर वो 100 वर्ष से अधिक प्राचीन है, तो उसका सबसे पहले हक गवर्नमेंट का चला जाता है। लेकिन उसमें भी जो एंशियंट मॉन्यूमेंट्स का जो एक्ट बना हुआ है, वो ये कहता है कि जो फाउंडर होता है, वो सबसे पहले कलेक्टर को जानकारी देगा इसके बारे में। उसके बाद कलेक्टर यदि कोई क्लेम करता है, तो उसे वापस कर सकता है। ये कानूनी प्रावधान हमारे ध्यान में न होने की वजह से भी हम यही सोचते हैं कि ये तो कानूनी प्रक्रिया में हम उलझ के कहीं हम ही फंस ना जाए, इसलिए हम प्रयत्न नहीं करते। लेकिन कानून में भी ऐसी सुविधा है कि उस प्रतिमा को कानून भले ही अपने कब्जे में ले चुका हो, तो भी हम उसे वापस ले सकते हैं। अभी थोड़े समय पहले ही लाडनू की प्रतिमा जब प्राप्त हुई थी, तो पूज्यपाद गुरु भगवंत के निश्रा में, उनके मार्गदर्शन में
उसको वापस लेने के लिए कार्यवाही की गई और उसमें सफलता भी मिली। ऐसे ही ईटा से प्राप्त प्रतिमा को भी आइडेंटिफाई करके उसको प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट से वापस लेने के लिए भी कार्य हुआ। ऐसे थाउजेंड्स ऑफ आर्टिफैक्ट्स म्यूजियम और प्राइवेट कलेक्शन में अब्रॉड हमारे ध्यान में आ रहे हैं। ये चिंता का विषय भी है और हमारे इतिहास का ये सबसे बड़ा खजाना भी है और इसको कैसे हम वापस ला सके उसके बारे में हम एग्जाम्पल्स के तौर पे बात करें तो आपको पता होगा कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री की गवर्नमेंट में चोला ब्रोंजीज जो ऑस्ट्रेलिया से रिकवर हुए, जैन आइडल्स भी थे उसमें से जो यूके, यूएसए और यूरोप से रिकवर हुए, ब्रिटिश म्यूजियम और मेट म्यूजियम जो अनक्लियर ओरिजिन के हैं वो भी रिकवर हुए। आपको जानकारी होगी कि पिपारवा बुद्धिस्ट रेलिक्स अभी हांगकांग में ऑक्शन हो रहे थे, उसके लिए भी गवर्नमेंट ने अपोज किया और उसको रोकने के लिए भी कोशिश की। लेकिन अगर उसके तह तक जाए तो अभी ये गवर्नमेंट के पास फॉरेन गवर्नमेंट से तो वापस आए हैं, लेकिन वो अभी भी गवर्नमेंट के कब्जे में है। उसको वापस लेने के लिए हमारा कितना प्रयत्न है वो भी एक विचारणीय बात है। इसके आगे बढ़े तो इसमें जो व्यवस्था है कानूनी, तो ये इंटरनेशनल कन्वेंशन जो हुए यूनेस्को में 1970 में, उसमें ये तय हुआ कि जो भी कंट्रीज के सिग्नेटरीज हैं, अगर उसका कंट्री ऑफ ओरिजिन यदि वो कंट्री का रहता है तो वो आर्टिफैक्ट वापिस उसी कंट्री को दिया जाए। तो ये आर्टिकल 7B और 13 का उल्लंघन होता है यदि अगर वो ऑक्शन कर रहे हैं तो इसकी जानकारी हमें रखनी चाहिए। और यूनिड्रॉइड में 1995 में वापिस से जो कन्वेंशन हुआ उसमें ये भी तय हुआ कि अगर कल्चरल प्रॉपर्टी है और उस देश में अगर किसी विदेश का राज रहा हो, जैसे कि हमारे वहाँ पे ब्रिटिश का राज था और उस समय ये आर्टिफैक्ट्स अगर वो उस देश से अपने देश में ले गए हैं तो उसको लौटाने के लिए जो हॉग कन्वेंशन जो आइकॉन कोड है उसके अंतर्गत हम इसे वापस ले सकते हैं। एथिकल एंड लीगल ड्यूटीज टू रिस्पेक्ट आवर रिलीजियस आर्टिफैक्ट्स, ये केवल ऐसे कला के नमूने नहीं हैं जिस तरह से वेस्टर्न कल्चर इसको देखता है, लेकिन हमारी भावनात्मक और आध्यात्मिक इसमें महत्वता रखते हैं, हमारे इतिहास की भी महत्वता रखते हैं। अगर आगे बढ़े इसमें तो इंडियन लीगल फ्रेमवर्क क्या है इसमें, तो एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स और आर्कियोलॉजिकल साइट्स एक्ट 1958 जो बना हुआ है उसके पहले भी इसमें काफ़ी सारे अमेंडमेंट होके ये एक्ट बना हुआ था। तो इसके तहत आज सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में 3500 से ज़्यादा मॉन्यूमेंट्स है जो टेम्पल प्रॉपर्टीज़ हैं और स्टेट गवर्नमेंट के अंडर की बात करें तो बहुत सारे इससे भी अधिक यानी 10,000 से ज़्यादा ऐसे मॉन्यूमेंट्स हैं जो अभी गवर्नमेंट के हस्तक में हैं। शायद हम ऐसी जगह पे जाते भी होंगे लेकिन एक कैमरामैन की तरह फोटोग्राफी करके वापस आ जाते हैं। हमें ये सोचना चाहिए कि ये जो जिनालय है जो अभी प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट की तरह सरकारी कब्जे में है, उसको यदि सही तरीके से हम उसकी लीगल फाइट भी रखें तो उसको वापस लिया जा सकता है, क्योंकि एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एक्ट ये बताता है कि सेक्शन 16 के अंतर्गत उसके कैरेक्टर में कभी भी फेरफार नहीं हो सकता है। गवर्नमेंट ये समझती है कि ये लिविंग मॉन्यूमेंट है या नॉन लिविंग मॉन्यूमेंट है, उसके तहत वर्शिप के राइट्स देने चाहिए ना देने चाहिए, इस तरह से उसकी पॉलिसी बनी रहती है। लेकिन कभी भी कोई मंदिर यदि उसमें प्रतिमा नहीं है तो उसको सिर्फ प्रतिमा न होने की वजह से ही नॉन लिविंग कहा जाए, ऐसा कोई कानूनी प्रावधान नहीं है। लेकिन एक कॉलोनियल समझ के ब्रिटिश राज के जो वक्त की जो एक मानसिकता रही है उसकी वजह से डिपार्टमेंट्स ये सोचते हैं कि ये नॉन लिविंग हो गया तो अभी ये सरकारी कब्जे में है, इसमें कोई भी फेरफार हम करने नहीं दे सकते। लेकिन ये बहुत बड़ी कानूनी गलती है और इसके लिए गुरु भगवान के मार्गदर्शन से बहुत सारी ऐसी साइट्स हैं जहाँ पे हम कार्य कर रहे हैं और उसमें सफलता भी मिल रही है। आपको पता होगा कि कुंभलगढ़ जो हमारा बहुत बड़ा एक प्राचीन क्षेत्र रहा, 350 से भी ज़्यादा वहाँ पे जिनालय के अवशेष आज भी मौजूद है और कुछ जिनालय तो बिल्कुल वैसे के वैसे ही अभी भी उस इतिहास के गौरव को बता रहे हैं।
बुला रहे हैं, तो उसको जगाने के लिए वहाँ की प्राचीन प्रतिमाओं का पूजन विधि कार्य फिर से हमारी परंपरा के अनुसार हो, ऐसा सैकड़ों बाद पूज्यपाद गुरु भगवंत के निशा में ये कार्य हुआ है। और आज भी आप कुंभलगढ़ अगर जाओ तो उसका आप दर्शन वंदन पूजन कर सकते हो। एंटिक्विटीज एंड आर्ट एंड प्लेसेस एक्ट 1972 की बात करें तो इसमें ये प्रावधान है कि जब भी कोई एंटिक्विटी यानी कि हस्तप्रत हो या कोई कला का जो हमारे यहाँ पे पट होते हैं प्राचीन या फिर मूर्ति वगैरह भी हो, तो ये ट्रेजर्स एक्ट क्या बताता है कि जमीन में से अगर कुछ प्राप्त हुआ या कोई ऐसी चीज प्राप्त हुई है जो किसी के ओनरशिप में नहीं है, तो उसका सरकारी हक रहेगा। लेकिन इसमें भी ऐसा प्रावधान है, अगर ये धार्मिक इम्पोर्टेंस का है तो उस धर्म के जो रीति रिवाज हो उसके मुताबिक उसकी विधि होनी चाहिए। लेकिन इसकी जानकारी न होने की वजह से हम कुछ भी प्रक्रिया नहीं करते हैं। इंडियन ट्रेजरी ट्रोव एक्ट 1878 ये बहुत पुराना एक्ट है और इसमें भी जो भूमि से प्राप्त हुई प्रतिमाएं और उसका कैसे हमें उस समाज को लौटाया जाए उसके बारे में इसमें चर्चा की गई है। ये सब क्लासिफाइड आर्टिफैक्ट्स जो नेशनल प्रॉपर्टी है, ये कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है। लेकिन अगर ये सामाजिक और धार्मिक महत्व रखती है तो उसमें धार्मिक महत्व रखने वाले समाज को वापिस देने का भी प्रावधान है। यानी इसका सेल, ऑक्शन या एक्सपोर्ट, ये तीनों चीजें टोटली इलीगल है। और इसके लिए कभी भी आपको अगर कोई माहिती प्राप्त हो तो इसके लिए फाइट करना चाहिए। अगर आपको कोई भी ऐसी माहिती मिले कि यहाँ से ये प्राप्त हुआ था, जमीन में से कोई मूर्ति मिली थी या कोई आर्टिफैक्ट मिला था और वो बहुत ही महत्व रखता है, हमारे इतिहास के गौरव का विषय है और उसे प्राप्त करने के लिए हमें कुछ कोशिश करनी चाहिए और उसमें क्या करना चाहिए वो संदेह हो रहा हो तो आप हमारे टीम को कांटेक्ट कर सकते हैं और उसको प्राप्त करने के लिए हम क्या कर सकते हैं उसके बारे में हम पॉजिटिवली आगे बढ़ सकते हैं। ये कार्य भी हमारी एलवीजीएसटी टीम कर रही है। नेक्स्ट प्लीज। मॉरल एंड रिलीजियस रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो ये जो हमारा कर्तव्य का विषय है उसके बारे में यदि ये बात करें तो ये सिर्फ जैसे कि ये पूरे सेशन का जो टॉपिक का टाइटल है कि ये सिर्फ भावना का विषय नहीं है, ये सिर्फ हेरिटेज के पीस नहीं है। हम जैनिज्म में इन्हें लिविंग गॉड के तरह पूजते हैं। यानी कि वो जो मूर्ति है वो सिर्फ एक पत्थर का टुकड़ा नहीं लेकिन हमारे परमात्मा है। डिसरिस्पेक्टिंग उसका स्पिरिचुअल वायलेशन है और सेलिंग इसका जो आर्टिफैक्ट होता है वो उसकी सैंक्टिटी और फेथ और हिस्ट्री को डिस्ट्रॉय कर देता है। तो इसके लिए भी हमें जागृत रहना बहुत जरूरी है। आज ये तो मूर्तियों के विषय में बात हुई, लेकिन आज अगर आप देखने जाओ तो जितने भी प्राचीन जिनालय है उसकी जो प्रॉपर्टीज होती है, यदि आप उसको अध्ययन करें तो काफी सारी ऐसी प्रॉपर्टी है जिसका कोई ओनरशिप राइट हमारे पास नहीं है। ये बहुत गंभीर मामला है क्योंकि जहां जहां हम सर्वे करने गए वहां पे हमें ऐसे बहुत केस से मिले कि या तो उस जिनालय का कोई ट्रस्ट नहीं बना हुआ है या ट्रस्ट बना हुआ है तो उसमें कोई ट्रस्टी हयात नहीं है, या हयात भी है सब है लेकिन प्रॉपर्टी वो ट्रस्ट के नाम पे नहीं है। क्योंकि जब भी ये जिनालय बने थे तो तब तो ये प्रॉपर्टी एक्ट जो मॉडर्न प्रॉपर्टी एक्ट्स हैं जो 1947 के बाद बने हुए हैं, जो भी हम देखते हैं नॉर्मल लाइफ में कि जैसे कि आपके मकान का दस्तावेज होगा, दुकान का दस्तावेज होगा या जो भी प्रॉपर्टी कार्ड होंगे, ये आपको आज अवेलेबल है। लेकिन जो प्राचीन जिनालय है उसकी जो प्रॉपर्टी है वो तो सालों पुरानी है। मतलब कि 300 400 500 1000 2000 साल पुरानी प्रॉपर्टीज हैं, उसका कोई नक्शा या उसका कोई दस्तावेज हमारे पास रहने की संभावना बहुत कम होती है। और ऐसे केसेस में उसको कैसे लीगलाइज किया जाए उसकी भी कानूनी प्रक्रिया है और उसमें भी सफलता मिल सकती है। और ऐसे मोहनपुरा, आग्योल, हापा, ताजपुरी और देरोल जैसे कई इलाकों में जो जिन मंदिर हैं जो प्राचीन है लेकिन उसकी प्रॉपर्टी लीगलाइज नहीं हुई, उसको लीगलाइज करने के लिए प्रयत्न किया गया और उसमें सफलतापूर्वक वो प्रयत्न हमें उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हम कामयाबी भी मिली। तो
सिर्फ माहिती की जो हमारी समझ नहीं होती, जो कायदे बने हुए हैं उसकी जानकारी नहीं होती, उसकी वजह से हम कुछ कर नहीं पाते। या तो फिर उस प्राचीन जिनालय का प्रॉपर्टी के रिलेटेड कोई इशू है, तो हमें उसको पहले समझना चाहिए कि ये इसकी कितनी जगह है और वो रजिस्टर्ड हुई है या नहीं हुई है। अगर नहीं हुई है तो क्या कर सकते हैं, उसके बारे में भी हमें विचार करना चाहिए। बहुत ही उसमें आपको ज़रूर सफलता मिलेगी। और कहीं पे भी अगर आपके ध्यान में ऐसी कोई प्रॉपर्टी आए, जो इसके जिनालय की प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड नहीं हुई है, तो उसको कैसे लीगलाइज़ कर सकते हैं, वो आप हमारे टीम को कॉन्टैक्ट करेंगे तो आपको वो भी जानकारी दी जाएगी। जो इसकी प्रक्रिया है उसके लिए एक हमारे टीम में स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बना हुआ है कि जैसे ही कोई प्राचीन जिनालय उसकी प्रॉपर्टी के संबंधित प्रश्न हो या मूर्ति के जो प्राप्त हुई भूमिगत जो प्राप्त हुए आर्टिफैक्ट्स वगैरह की जो जानकारी हमें जैसे भी मिले, तो हमें कैसे ही उसको प्रोटेक्ट करने के लिए स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना है, उसकी पूरी डिटेल एसओपी हमारे यहाँ पे बनी हुई है। तो उसकी एक प्रोसीजर फॉलो करते ही हम उसमें सफलता प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि पास्ट एक्सपीरियंस में बताएं तो बोधशाला, लाडनू, कड़ी, शामड़ाजी म्यूजियम, मोखाड़ा, खंडर फोर्ट, ये सभी जगहों पे हमने कई सारे एप्लीकेशंस किए हुए हैं और उसमें कहीं ना कहीं हमें आगे बढ़ने के लिए नए नए रास्ते दिखते हैं। लीगल नोटिस आप दे सकते हो यूनेस्को यूनिट राइट के वायोलेशंस के ऊपर। और जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है और लीगल डिप्लोमेसी है जो हमारे देश में बनी हुई है, उसकी मदद लेके हम ये आर्टिफैक्ट्स को वापस ला सकते हैं। ये इंटरनेशनल इन्वेंटरी जैन आइडल्स की बनानी चाहिए। जो भी हम फॉरेन ट्रैवल करें, तब जहीं कहीं पे भी गए हो, तो हमें जरूर वहाँ के म्यूजियम्स दिखने चाहिए। कहीं ना कहीं वो म्यूजियम्स में कहीं ना कहीं हमारा इतिहास छुपा हुआ हो सकता है। अगर आपको ऐसी कोई जानकारी मिले, तो तुरंत ही उसके सोर्स पे जाइए कि वो उनके पास कहाँ से आया, क्योंकि म्यूजियम में ऐसे ही नहीं पहुंचता है। कहीं ना कहीं वहाँ पे इलीगल ट्रेड या अनऑफिशियल इलीगल ऑक्यूपेशन भी संभावना रहती है। और उसको वापस लाने के तरीके हैं जो यहाँ पे हमने चर्चा की है। ऐसे प्राचीन प्रॉपर्टीज के विषय में भी हमारे यहाँ पे बहुत कानून स्पष्ट हैं और उसकी जानकारी भी आपको मिल सकती है कि उसमें आप किस तरह से आगे बढ़ के अपने प्राचीन जिनालय को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। आज बहुत सारी ऐसी प्राचीन जिनालय या उपाश्रय या आराधना भवन या भोजनशालाएं जो भी बनी हुई है, उसकी प्रॉपर्टीज को लेकर भी हमें अवेयर रहना चाहिए। आसपास हम जब भी जाएं, जिस भी मंदिर में गए हो, जिस भी तीर्थ यात्रा पे गए हो, उसका ये अवश्य चेक करें कि उसका लीगलाइजेशन हुआ है कि नहीं। आज हमने हमारे मकान, हमारे दुकान, हमारे ऑफिसेज, उसके सबके लीगल राइट्स के लिए हम कितने अवेयर हैं। जरा भी अगर जमीन के बारे में दो भाइयों में भी कुछ होता है, तो वो लड़ मरते हैं, अपने जी जान लड़ा देते हैं। लेकिन हमारे प्राचीन जो जिनालय है, उसकी जो प्रॉपर्टी है, श्री संघ की जो प्रॉपर्टी है, उसके लिए हम कुछ भी नहीं कर रहे। लेकिन आज जब ये चर्चा का विषय है या आप जैनायन के माध्यम से हम डिस्कस कर रहे हैं, तो आज से ही जो भी जिनालय में आप जाओ, जो भी प्राचीन जगह पे जाओ, वहाँ पे अवश्य उसके लीगलिटीज के लिए आप चेक करिए कि वो लीगल है कि नहीं। और अगर यदि वो इलीगल मिलता है, तो फिर उसके लिए प्रयत्न करना आपका कर्तव्य है। आज कितने भी ऐसे जिनालय गूगल मैप्स पे मिलते भी नहीं हैं। तो आपको पता ही है, आप उसको यूज़ करते ही हो, आपके घर, दुकान, मकान आप सबने गूगल मैप पे रजिस्टर कर लिए हैं। लेकिन क्या हमारे जिनालय, उपाश्रय वगैरह, हम कब उसको गूगल मैप के अंदर रजिस्टर करेंगे? तो आज ही आपके जो भी विलेज में रहते हो, जो भी सिटी में आप रह रहे हो, जो उसको तुरंत चेक कीजिए कि गूगल मैप पे वो सही तरह से रजिस्टर है या नहीं। और नहीं है तो उसको रजिस्टर करें, बहुत ही आसानी से आप उसको रजिस्टर कर पाएंगे। और इस तरह से उसकी विजिबिलिटी होगी, उसका इंफॉर्मेशन डिजिटाइज भी हो जाएगा और उसके जरिए उसका इतिहास का भी उसके इतिहास का भी, भविष्य का भी और वर्तमान का भी संरक्षण हम कर पाएंगे। तो ये थी कुछ तीर्थ रक्षा के विषय में बातें और कुछ समस्याएं और समस्या के समाधान भी। तो सारी बातें हमने तीर्थ रक्षा के विषय में तो जानी, लेकिन अब जो श्रुत रक्षा के विषय में कुछ बातें हैं
जो हमें जाननी है, वो उसके समस्याएँ क्या हैं और उसके समाधान भी क्या है, उस विषय में मैं चाहूँगा अभिषेक भाई जैन को कि वो आए और इसके विषय में हमें जानकारी दें। धन्यवाद। बहुत ही खूबसूरती से जैनेश भाई ने अपनी बात रखी। अभी मैं अभिषेक भाई से नम्र निवेदन करूंगी, जैसे कि मैंने आरंभ में कहा। अभिषेक भाई अभिषेक भाई आप हैं लाइन पे? તમે છો ભાઈ? हाँ हाँ सेजल हाँ जैनिश भाई जी जी। तो माफ करना सभी भाई बहनों को, मेरा कोई प्रेजेंटेशन मैं नहीं बना पाया। मैं जो है एक ओरली ही आपसे इस विषय के बारे में जरा जानकारी दूंगा मैं। सो श्रुत ज्ञान श्रुत ज्ञान क्या है और हम क्यों उसकी रक्षा के लिए तत्पर है। एक है कि श्रुत ज्ञान है क्या। हम जब इतना बात करते हैं एलवीजीएसटी के बारे में कि हम तीर्थ रक्षा और श्रुत रक्षा, तो श्रुत रक्षा खरेखर एक मैं अगर वैसे बात करूं कि हमारे मोक्ष को प्राप्त करने के लिए, सॉरी मैंने वीडियो नहीं किया जी। आवाज आ रही है सबको? आवाज़ आ रही है अभिषेक भाई। परफेक्ट। तो श्रुत का एक बेसिक इंट्रो मैं अगर कहूं, तो जैसे कि हमारे में शास्त्रों में कहा गया है कि मोक्ष प्राप्त करने के लिए अपने में तीन रत्न बताए हैं जिसको रत्नत्रय भी कहते हैं। सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र और सम्यक ज्ञान। जो तीसरा अंक है सम्यक ज्ञान, उसमें भी हमारे में 5 भेद बताए गए हैं। मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन ज्ञान और केवल ज्ञान। मति ज्ञान सबको पता ही है, जो इंद्रियों के थ्रू हमें पता चले। श्रुत जो शास्त्र के थ्रू। अवधि ज्ञान जो इंद्रियों के परे, दिव्य दृष्टि, बियॉन्ड सेंसेस हम कैसे कह सके। मानव परिज्ञान जैसे कि माइंड रीडिंग एबिलिटी। और केवल ज्ञान इंग्लिश में कहे तो ओमनी प्रेजेंस। तो इसमें से जो दूसरा वाला ज्ञान है श्रुत ज्ञान, जो हमारा आज शास्त्र के ऊपर आधारित है, तो उसका बेसिकली थोड़ा सा ब्रीफ हिस्ट्री मैं आप सभी को ध्यान दिलाना चाहूँगा कि आज जो भी हमारे शास्त्र अवेलेबल है वो अपने प्रभु महावीर स्वामी के ओरल ट्रेडिशन से आज एक रिटन फॉर्म में अवेलेबल अपने को हुए हैं। तो उसका एक रीजन ये था कि धीरे धीरे भगवान महावीर स्वामी के काल के बाद ओरल ट्रेडिशन अपना जनरली पहले ओरल ट्रेडिशन से शास्त्र की ज्ञान एक आचार्य महाराज से अपने शिष्य को उस तरीके से पास करते थे। पर धीरे धीरे ये महसूस होने लगा कि शायद तक अभी ह्यूमन की जो याददाश्त रखने की कैपेसिटी है वो कम होती जा रही है, बिकॉज हम 5वें आरे में है। तो उसके कारण एवरी डे बाय डे माइंड रीडिंग, जो माइंड स्टोर करने की कैपेसिटी है, फिजिकल कैपेसिटी है, सबका स्तर धीरे धीरे कम होते जाता है। उसी तरीके से अपना जो याद रखने की शक्ति है वो भी धीरे धीरे कम हो रही है। तो अपना एक उस समय पे आ, आचार्य स्थूलभद्र जी के समय में पाटलिपुत्र, जो कि आज बिहार में है, लगभग अराउंड 300 BCE, मतलब 250 से 300 साल आफ्टर भगवान महावीर स्वामी, एक वहां पे एक सभा बिठाई गई थी जिसके अंदर अपने जितने भी शास्त्र है उन सबकी एक सभा बिठा के उन सबको एकत्रित किया गया था।
फिर अपनी दूसरी सभा बैठी थी लगभग 4th to 5th सेंचुरी BCE में। उस टाइम पे 2 सभा बैठी थी, एक मथुरा में और एक वल्लभी में। मथुरा में जो थी वहां पे आचार्य स्कंदिला जी उसको लीड कर रहे थे, और वल्लभी में है वहां पे नागार्जुन सूरी जी। वैसे ही अपनी तीसरी सभा हुई, तीसरी और फाइनल सभा वल्लभीपुर में, जो कि आज गुजरात में है। वो अपनी सभा ऑलमोस्ट भगवान महावीर स्वामी के 980 इयर्स बाद हुई थी। तो वहां पे वहां से अपना रिटर्न जो है स्क्रिप्चर्स को ओरल ट्रेडिशन से स्क्रिप्चरल ट्रेडिशन, ओरल ट्रेडिशन से रिटर्न ट्रेडिशन में लिखना शुरू हुआ है। तो आज अपने पास जो भी अ, अंग, ग्रंथ, आगम अवेलेबल है, उसका लास्ट एकत्रित सभा हुई थी तभी, थर्ड एंड फाइनल एट वल्लभीपुर। अभी श्रुत ज्ञान हम क्यों इसके ऊपर इतना फोकस रखते हैं? क्योंकि आज हम शास्त्रों के बारे में या अपने धर्म के ऊपर जो भी हमारे पास जानकारी है वो सब शास्त्र के आधारित ही है, और अपने पास कोई बैकअप नहीं है कि अगर कोई हमें कहे कि अपनी मंदिर की आकृति कहो या फिर अपने धर्म के सिद्धांत कहो, कुछ भी हमें अगर किसी को जिक्र करना हो, बताना हो, चर्चा करनी हो, डिस्कशन करना हो, सीखना हो, समझना हो, वो सारे अपने पास रिटर्न फॉर्म में ही अवेलेबल है। तो वो जो रिटर्न फॉर्म में अवेलेबल है, वो पहले के समय में जब आचार्य जो अपने बड़े बड़े आचार्य साहिब जी होकर गए, उन्होंने जो रिटर्न ट्रेडिशन में जब लेकर आए, तो वो उसको एक ताड़पत्र उसमें लेकर आए। और एक और टाइप का पत्र होता है नॉर्थ इंडिया में, इसका नाम जरा मुझे याद नहीं है, इफ यू कैन हेल्प मी। तो वो साउथ में एक अलग टाइप के पत्र पे लिखा गया और नॉर्थ में एक अलग टाइप के पत्र पे लिखा गया। अब वो जो पत्र लिखे हैं, वो पत्र एक्चुअली झाड़ के जो ब्रांचेस होते हैं और जो लीव्स होते हैं, उनके ऊपर लिखे गए। अभी जो ये जो है, ये हर एक की एक एक्सपायरी डेट होती है, वो सारे पेरिशेबल है। तो आप अपने पास आज जो भी रिटर्न फॉर्म में स्क्रिप्चरल नॉलेज है, उसको हम कोशिश कर रहे हैं प्रिजर्व करने की। अब प्रिजर्व करने के लिए हमने कुछ कुछ अपने साइड से कोशिशें की है। एक है कि हम जो भी ऐसे प्रत के हमें पता चलते हैं कि ये लाइब्रेरी है या ये किसी के पास पर्सनल ट्रेजर है जिसमें ऐसी प्रत पड़ी है, तो उसका हम सबसे पहले एक स्कैनिंग कर लेते हैं। स्कैनिंग से क्या होता है कि स्कैनिंग से हम उसको डिजिटाइज कर देते हैं। अब आज टेक्नोलॉजी, जो हमें टेक्नोलॉजी की देन है, उससे अपना प्रिजर्वेशन जो वर्क है, वो उसको काफ़ी बूस्ट मिला है कि हम उसको डिजिटाइज करने पे पॉसिबल है कि वो रिटर्न फॉर्म, वो एक फिजिकल फॉर्म में पॉसिबल नहीं है बट एक वर्चुअल फॉर्म में अवेलेबल है। तो वर्चुअल फॉर्म में प्रिजर्व करने के लिए उसकी अपनी लाइफ साइकिल बढ़ जाती है। तो एक हम स्कैनिंग का करते हैं। फिर दूसरा है कि उसमें प्रत में जो भी लिखा है, वो लिखा है उसको आ, पांडुलिपि में लिखा है, कोई अलग भाषा में लिखा है, उसको समझने के लिए अपने जो भी आज के नए यंग स्टूडेंट्स हैं या फिर किसी को उसके बारे में जानना है, तो उसके लिए हमने एक पांडुलिपि की एक पाठशाला भी चलाई है अहमदाबाद में। और तीसरा है कि ऐसे जो भी प्रत है जिसमें अभी पांडुलिपि है, वो पॉसिबल है कि हर किसी को समझ नहीं आती है, तो उसका एक ट्रांसलिटरेशन भी हम कर रहे हैं आज की नई देवनागरी लिपि में, ताकि जो नई पीढ़ी जो आ रही है, उनको वो जो नई स्क्रिप्ट है देवनागरी, उसमें उसको कन्वर्ट करके ताकि उसको रीड करने में इजी हो। तो ये 3 मेन तरीके हैं जो हमने सोचे हैं कि हम उसको ज़्यादा
ये रिटन नॉलेज को हम और बेटर प्रिजर्व कर सके फॉर कमिंग जनरेशन। दूसरा एक ये है कि ये सबके कारण हमने सोचा कि इसको अगर हम वाइडर स्केल पे अगर लेकर जा सके तो हमारा एक कोशिश चल रही है कि अपने इंडिया के जाने माने यूनिवर्सिटीज़ वहाँ पे हम जाइनोलॉजी का एक कोर्स इंट्रोड्यूस कर सके जिसमें ये प्रेजर्वेशन कंजर्वेशन की कलाएं टेक्निक्स वो सारी सिखाई जा सके। तो वो अभी तक इन प्रेपरेशन है, वो एक बार हो जाएगी तो उसकी भी जानकारी आपको बाहर दी जाएगी। तो अपना कोई भी अपना जो कल्चर है उसको हमें प्रिजर्व करना, एक श्रुत की जो रक्षा करना, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो यही बेसिक सॉफ्ट इंट्रोडक्शन था मेरा कि श्रुत क्या है और क्यों उसको हमें उसकी रक्षा करनी चाहिए और कैसे उसकी रक्षा पास्ट में बड़े बड़े आचार्य गुरुदेव भगवंतों ने की हुई है। बस इतना ही मेरी ओर से। और सेजल बहन, जैनिश भाई ने। थैंक यू सो मच अभिषेक भाई। ऐसे तो आप डायमंड बिजनेस के जुड़े हुए हैं, डायरेक्टर हैं। अभिषेक भाई ने लंदन में अपनी पढ़ाई की है और इस वेरी, बट मुझे उनकी जो सबसे अच्छी बात अभिषेक भाई की है वो ये है कि वो टेक्नोलॉजी के बहुत ही अच्छे जानकार है। टेक्नोलॉजी को सही मायने में कैसे उपयोग में लेना है वो अभिषेक भाई जानते हैं। आज उन्होंने श्रुत की रक्षा के लिए हमें एक बहुत ही अच्छा सा मार्ग भी बताया और वो खुद इस दिशा में कार्यरत है, उसके बारे में हमें काफी अच्छी जानकारी दी। हम अभी आगे बढ़ेंगे। सेजल बहन, आप भी जरा दो शब्द श्रुत के बारे में। श्रुत रक्षा सच कहे तो हमारा एक कर्तव्य है। अभिषेक भाई ने जो बात कही उस बारे में जरूर मैं कहना चाहूंगी कि इट्स हमारी एक ड्यूटी है और श्रुत हमारी एक पहचान है। आने वाले समय में हम अगर अपने तत्व को संभाल के रखेंगे तो हम दुनिया को दिखा पाएंगे कि हमारे पास क्या है। हम सिर्फ कहते हैं जैनम जयति शासनम, परंतु ये जिन शासन का जो जय है वो उसके तत्व में है और तत्व के पास पहुंचने का एक रास्ता है शास्त्र। शास्त्र को पढ़ने के लिए प्राकृत संस्कृत भाषा का आना बहुत ही आवश्यक है और पांडुलिपि की जो बात है वो एक्चुअली हमें सबको आनी भी चाहिए और हमें इसके प्रति कार्य करना चाहिए, क्योंकि दो चैलेंजेस है। एक मैन्युस्क्रिप्ट की चैलेंज है और दूसरी चैलेंज है लैंग्वेज की। तो जो किताब 17वीं 18वीं सदी में पब्लिश हुई है वो जर्जरित हो चुकी है, उससे पहले वाली मैन्युस्क्रिप्ट भी काफी जर्जरित हो चुकी है। तो ये सबको संभाल लेना हमारे भविष्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस दिशा में एलवीजीएसटी बहुत ही गंभीरता पूर्वक कार्य कर रहा है। यहाँ उपस्थित युवा मित्र अगर इसमें जुड़ना चाहे तो प्लीज एलवीजीएसटी को संपर्क करें। जैनिश भाई, अभिषेक भाई आदि को प्लीज संपर्क कीजिएगा। तब जिस तरह से पेट्रोल बचाना आवश्यक है उतना ही श्रुत को बचाना आवश्यक है। एक नेसेसिटी है, एक हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार, हमारे चरित्र और एक मोक्ष का मार्ग है। आगे बात करने जा रहे हैं तेजस भाई। जैनिश भाई, तेजस भाई बात करशे ने હવે? જી અભિષેક ભાઈ, એમને જરા કોન્ટ્રીબ્યુટર તરીકે આપને એડ કરવા પડશે. એમનું કયું અકાઉન્ટ હશે? એક મિનિટ હું કહું, એમને મેસેજ કર્યો છે, પ્લીઝ એક સેકન્ડ આપો. અવનીશ શાહ કરીને છે. ઓકે. જી મળી ગયા છે કદાચ, પણ બે છે. તેજસભાઈ આપ છો લાઈન ઉપર? હા. પ્રણામ ભાઈ, આપને વિનંતી કે આજ આપની વાત પ્લીઝ પ્રસ્તુત કરો અહીં. હા, પ્રણામ. થેન્ક યુ સેજલભાઈ.
જૈનિશભાઈ પ્રણામ, અભિષેકભાઈ પ્રણામ. આજે મને જે વિષય સોંપવામાં આવ્યો છે એ LVJST નું જે કાર્ય છે, પ્રાચીન તીર્થ સર્વેક્ષણ અભિયાન, એ કેવી રીતે કંડક્ટ થાય છે એના માટેની બ્રીફિંગ આપવા માટે મને જણાવવામાં આવ્યું છે. અને એ બ્રીફિંગ આપવા માટે મને થોડું પ્રિપેરેશન મેં કર્યું છે અને એ પ્રમાણે હવે આપને હું આ બધી વસ્તુની જાણકારી આપીશ. आज प्राचीन तीर्थ सर्वेक्षण अभियान में सर्वे का कार्य किस प्रकार होता है और हर कार्य का क्या महत्व है उसके बारे में आपको संक्षिप्त में वर्णन करूंगा. गुरुदेव की निश्रा में चलने वाले इस कार्य में अलग अलग स्टेज है. जस्ट एक मिनट, मारू थोड़ू मिस थाय छे. हाँ, सॉरी, थैंक यू. इस कार्य में अलग अलग स्टेज है और हर स्टेज में उस कार्य के निष्णांत लोग अपनी सेवा प्रदान करते हैं. ये लब्धि जो तीर्थ सर्वेक्षण का कार्य है, एक्चुअली गुरुदेव के विजन से देखे तो ये तीर्थ संरक्षण का कार्य है. और ये जो जैनिश भाई ने जो भयस्थान बताए हैं वो भयस्थान आगे की अपने भविष्य काल में ये नहीं हो, इसके बारे में ये पूरी एक व्यवस्था रखी गई है जिसमें हम ये सर्वे कंडक्ट करेंगे और पूरे भारत भर के जितने भी प्राचीन तीर्थ हो या अभी के वर्तमान तीर्थ हो, वर्तमान जिनालय हो, या एक नया विजन है कि घर मंदिर पण हो, तो उसका भी हम लोग पूरा डेटा गैदर करेंगे. और ये डेटा गैदर होने के बाद कोई भी हमारी धरोहर को अपनी बनाने का चैलेंज कभी नहीं कर पाएगा, क्योंकि हमारा ये पूरा विजन एक हर एक चीजों को माइन्यूटली लेके करने का है. तो ये पूरा गुरुदेव का विजन है और ये विजन को हम ऐसे कार्यकर्ता के तौर पे फील्ड पे जाके काम करते हैं. इसमें 3 टाइप के स्टेज होते हैं. प्री सर्वे स्टेज, सर्वे के पहले वाला स्टेज, सर्वे का स्टेज और पोस्ट सर्वे, पोस्ट के बाद का स्टेज. ये 3 स्टेज में ये कार्य होता है. और इसमें जो फर्स्ट स्टेज रहता है वो स्टेज में लोकेशन का फाइंडिंग रहता है, यानी हम कौन से लोकेशंस पे जाएंगे सर्वे के लिए, कौन से श्वेतांबर परंपरा के जिनालय हैं जहां हम ये सर्वे कंडक्ट करेंगे, उसके बारे में ये फर्स्ट स्टेज होता है. तो ये इसमें लोकेशन फाइंडिंग भी एक तरह से बोले तो चलेगा. लोकेशन सर्चिंग करने के बाद उस लोकेशन की पूरी लिस्ट LVJST की स्पेशल टीम, जिसमें श्रावक और श्राविका अपनी सेवा देते हैं, उनके पास जाती है. यह टीम इस लोकेशन की हर एक प्राचीन इतिहास की जानकारी इकट्ठा करने का काम करते हैं, जिसमें वो अलग अलग जैन वेबसाइट और ग्रंथों का सहारा लेके वो लोकेशन की प्राचीनता और इतिहास की डिटेल एकत्रित करते हैं. यानी हर एक लोकेशन पे वो तीर्थ की क्या प्राचीनता है और क्या उसका इतिहास है, वो पूरी जानकारी वो लोग वेबसाइट्स और उससे सर्चिंग करते हैं, यानी एक रिसर्च मॉडल बनाते हैं. वो रिसर्च जो SOP है, हम जो अभिषेक भाई ने भी हमें बहुत इसमें गाइड किया है, श्रुत की उनकी अच्छी नॉलेज है, तो ये रिसर्च में हमको श्रुत का ही सहारा लेना पड़ता है. तो वो श्रुत का सहारा लेके हम ये पूरी रिसर्च एक फाइंडिंग करते हैं कि वो लोकेशन में क्या क्या है. और वो फिर वो पूरा सर्वे जो हमारा रिकॉर्ड एक बनता है और वो हमारी फील्ड सर्वे की टीम के पास जाता है, जो सर्वे करने जाने वाले वो टीम के पास जाता है. फील्ड सर्वे में एक समय में लगभग 50 लोग जुड़ते हैं और वो निर्धारित दिन पे यह लोकेशन की विजिट करके सर्वे का कार्य कंडक्ट करते हैं. हर लोकेशन पे लोकल संघों का उत्साहवर्धक आवकार हमें मिलता है. मिनिमम 4 मेंबर की एक टीम को दिन में 3 से 4 लोकेशन का सर्वे का कार्य सौंपा जाता है. सर्वे का कार्य करने में हर एक मेंबर अपनी लर्निंग स्किल, दूरदर्शिता और टेक्निकल नॉलेज का उपयोग करके सटीक डेटा कलेक्शन का कार्य करते हैं. सर्वे का कार्य 4 विभाग में होता है. एक, जिनालय की मूर्तियों की पूरी जानकारी, दूसरा जिनालय के इतिहास की जानकारी, तीसरा जिनालय की आर्किटेक्चर और चौथा जिनालय और उस गांव की आज की परिस्थिति. ये 4 विभाग में ये पूरा सर्वे कंडक्ट होता है. यानी अभी सर्वे स्टार्ट हो रहा है. अभी हम जहाँ जिस लोकेशन पे जाते हैं, जिस जिनालय में जाते हैं, वहाँ के जो पहले हम लोग एक मॉडल है जिसमें हम जिन प्रतिमा की सभी डिटेल्स गैदर करते हैं. तो जिन प्रतिमा की जो डेटा हमें गैदर करना है, उसमें हम हर एक मूर्ति का अलग अलग हमारी एक SOP है, उस एंगल के साइड से
हम लोग हमारी मूर्तियों के फोटोग्राफी लेते हैं और वो फोटोग्राफी उसके बाद उसकी वही पूरी मूर्ति की वीडियोग्राफी लेती है, प्रतिमा की वीडियोग्राफी होती है। उसके नीचे जो इंस्क्रिप्शन रहता है, जो खास हमारे लिए बहुत ही महत्व की चीज है और हमारे शासन के लिए भी ये जो इंस्क्रिप्शन है वो बहुत बड़ी महत्व की चीज है कि ये मूर्ति कब की है और ये मूर्ति ने किसने बनवाई है, वो पूरी जानकारी उसमें लिखी रहती है। मगर वो पूरी भाषा उसमें प्राकृत, संस्कृत ये सब होती है। हमें उनकी जानकारी इतनी रहती नहीं है, फिर भी हम लोग उसके वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी निकालते हैं और वही वीडियोग्राफी फोटोग्राफी निकाल के वो जो इंस्क्रिप्शन है वो भी एक हमारी अलग टीम है जो ये प्राकृत और संस्कृत भाषा में बहुत माहिर है। जैसे अहमदाबाद में अभी अभिषेक भाई ने जो बोला, वहाँ जो टीम पढ़ती है उनके पास वो इंस्क्रिप्शन जाते हैं और वो बाद में यानी पोस्ट सर्वे में वो इंस्क्रिप्शन जाके वहाँ उनका भाषांतर होता है, गुजराती, हिंदी, इंग्लिश, जिसमें चाहिए वैसा, और फिर वो समझ में आती है कि वो मूर्ति की कितना बड़ा इतिहास है। तो इस तरह से हम प्रतिमा का पूरा डिटेलिंग ऐसे फोटोग्राफी वीडियोग्राफी से करते हैं। प्रतिमा का हर एक एंगल से नाप लिया जाता है, उसकी लेंथ कितनी है, विड्थ कितनी है, उसकी अपनी चौड़ाई कितनी है, सभी चीजों का हम उसका 1 सेंटीमीटर उस पे माप लेते हैं। यानी अगर वहाँ 100 मूर्ति हो या 200 मूर्तियां हो, हर एक मूर्ति का एक मूर्ति का एक चीज इसी तरह से किया जाता है। यानी हमारा जो टीम मेंबर्स है उनकी इतनी मैं बोलता हूँ कि बहुत समर्पित है ये शासन के कार्य में कि ये चीज करने के लिए उनको पूरे दिन भूखे रहना पड़ता है, पूजा के कपड़े में रहना पड़ता है, और वो फिर भी जरा भी एक उनके थकान की शिकल उसमें आती नहीं, क्योंकि ये शासन में सबको इसका आशीर्वाद मिलता है, गुरुदेव का आशीर्वाद है, प्रभु का आशीर्वाद है कि ये शासन कार्य होना ही चाहिए। तो ये एक बहुत हेक्टिक जॉब है, ऐसा बोला नहीं जाए हेक्टिक, मगर एक्चुअल हेक्टिक जॉब है, मगर फिर भी हमारे लड़के बहुत हंस के काम करते हैं इसके लिए। इस तरह जिनालय की हर एक प्रतिमा का, जिसमें आरस की प्रतिमा हो, धातु की हो, देवी देवता हो, सिद्ध चक्र हो, हर एक चीजों की यंत्र हो, गुरु मूर्ति हो, गुरु पगला हो, सभी चीजों की इसी तरह सेम जैसे मैंने एसओपी बोली उसी तरह से उसकी डिटेलिंग की जाती है। फिर वहां के दूसरे में वहां के लोकल संघ के पास रखे हुए दस्तावेज का अध्ययन करके और वहां के जो वडीलों होते हैं, जो बड़े लोग होते हैं वहाँ जो उम्र में, उससे बात करके वहां का इतिहास और वर्तमान की परिस्थिति का नॉलेज हम लोग लेते हैं। वो मिले हुए इतिहास या जो नॉलेज हमें मिलता है उसको हमारी जो रिसर्च टीम से जो हमारी डेटा आए होते हैं उसके साथ वहीं हम देखते हैं कि दोनों चीज में क्या फर्क है, कोई ऐसा मेजर चेंजेस आया है या नहीं आया है, और आया है तो क्यों आया है, उसके बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं। और वो पूरी जानकारी हमारा एक प्री सर्वे एक फॉर्म है हमारे पास जो हम लोग हर दफा लेके जाते हैं। ये हमारा एक फॉर्म है, जैसे मैं बताता हूँ आपको, ये प्राचीन तीर्थ सर्वेक्षण का तकरीबन 60 to 65 पॉइंट्स का ये फॉर्म है। ये फॉर्म को हम हर एक मेंबर को हर एक जिनालय के लिए भरने के लिए देते हैं। उसमें सभी चीजें ये दी गई हुई है, तो वो सभी चीजें उसमें इतिहास और हर एक चीजें जो बताई जाती है वहां हम लोग मैन्युअली फिल कर लेते हैं। वो पूरी फिर वो ये डिटेलिंग करने के बाद पूरे जिनालय की वास्तुकला का अध्ययन करने का और उसकी फोटो और वीडियोग्राफी की जाती है कि वहां का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो किस समय का बना होना चाहिए। वो सब चीजें के फोटोग्राफ्स होते हैं। हमारे साथ एएसआई टीम के जो आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के स्पेशल स्कॉलर्स रहते हैं, उनको भी हम उनके पास हम समझते हैं कि ये कौन से समय का है। वो सब चीजें हमारे फोटोग्राफ और वीडियोग्राफी से जानकारी मिलती है जिनालय के। फिर जिनालय की आज की परिस्थिति पे संघों और ट्रस्टों से चर्चा की जाती है और उन लोगों की कोई रिक्वायरमेंट हो, जैसे कोई मंदिर में कोई कामकाज कराना हो, उपाश्रय में कामकाज कराना हो, भोजनशाला, आंबेलशाला, या किसी भी चीज की उनकी जरूरत हो, तो वो सभी चीजों को हम इसमें हमारे फॉर्म में लिख लेते हैं और वो भरा हुआ फॉर्म हम शासन में प्रेजेंट करते हैं और वहां से कोई भी उनको सहाय होनी चाहिए तो वो हो जाती है, तो उसका भी हम उनको करवा के दे देते हैं। और इस तरह हम पूरी जानकारी ये फॉर्म में फिलअप कर लेते हैं। उसके बाद हमारी आती है पोस्ट सर्वे। पोस्ट सर्वे में ये जो चीजें हमने वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी सब चीजें लिए हैं, उसका पूरा अध्ययन एक बैक ऑफिस टीम हमारी करती है, जिसमें हर एक चीज प्रॉपरली ली गई है कि नहीं ली गई है, उसमें प्रॉपर फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी हर एक चीजें लिखी गई है, उसमें गूगल मैपिंग टैगिंग प्रॉपरली किया हुआ है। ये सभी चीजों को एकदम बारीक से बारीक चीजों को हम उसका पूरा एक रिसर्च करते हैं। पोस्ट सर्वे टीम वो बैक ऑफिस टीम है हमारी, जो पूरी ये सब चीजों को देख के
फिर पूरा हमारा सर्वे फाइनलाइज कर दिया कि हाँ, ये सर्वे अभी ओके हो गया है और ये सर्वे अभी हम शासन को समर्पित कर सकते हैं कि भाई भविष्य में ये जगह की कोई भी चीज अगर मिसिंग हो या कोई चोरी हो जाए या कुछ भी हो जाए, ये मंदिर ऐसे टूट जाए, तो इसकी पूरी जानकारी हमारे पास अवेलेबल है। यानी ये जो डेटा है एक भविष्य में हम एक सर्वर पे रखेंगे और ये 100, 200, 500, 1000 साल के बाद अगर ये पूरी टेक्नोलॉजी बराबर रही तो 1000 साल के बाद भी आज जैसे हमारे पास सिर्फ एक स्रोत का ही सहारा है कि स्रोत में से हम डिटेल लेते हैं, वो इतिहास क्या है पूरी जानकारी लेते हैं, हमारे पास पूरी डेटाबेस होगी। 1000 साल के बाद कोई श्रावक देखना चाहे तो पूरी चीजें देख सकेगा, पूरा संघ देख सकेगा कि ये जगह पे क्या क्या था। तो इसी तरह ये पूरा सर्वेक्षण संरक्षण का कार्य है। आप लोग सब इसमें जुड़े और हम तो इसमें जुड़े, हमारा तो आनंद का कोई पार नहीं है। आप लोग भी इसमें जुड़े और शासन की सही में आपको कुछ सुरक्षा या सेवा करनी हो तो एलवीजीएसटी के ये कार्य में जुड़ने से आपका पूरा बहुत सफल हो जाएगा। तो मैं इसके बाद विराम लेता हूँ। प्रणाम, धन्यवाद। बहुत थैंक यू सो मच तेजस भाई, बहुत ही अच्छी तरह आपने जो आप कार्य करते हैं और खास करके जो प्रतिमा जी का इतिहास जिस तरह से आप उसको संरक्षित भी कर रहे हैं और उसका डॉक्यूमेंटेशन भी कर रहे हैं, वो आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत ही उपयुक्त और उपयोगी होगा। मैं ये डेफिनेटली कहना चाहूंगी कि आज का जो सेशन था वो हमें हमारे भविष्य की और एक दिशा निर्देश करने वाला सेशन बना रहा। जैनेश भाई ने आरंभ में तीर्थ रक्षा की बात की और तीर्थ में हर साल या हर साल में 2 बार 3 बार कई बार हम लोग जाते हैं और तीर्थ के साथ हम भक्ति भाव से जुड़ भी जाते हैं, किंतु उस तीर्थ का इतिहास, उस तीर्थ की रक्षा एवं मूर्तियों की, खास करके जो बहुत सारी जगह से जो मूर्तियां प्राप्त होती है उस मूर्तियों की रक्षा के लिए क्या करना चाहिए, उसका लीगल पर्सपेक्टिव क्या है, उसकी लीगल साइड क्या है, हमें किस तरह से जागरूक रहना चाहिए, ये सारी बात जैनेश भाई ने प्रस्तुत की। अभिषेक भाई ने श्रुत के बारे में बात की जिसके बारे में हम बात कर चुके हैं और तेजस भाई ने प्रतिमा जी पे जो लेख लिखे जाते हैं उस लेख का डॉक्यूमेंटेशन आदि की बहुत ही रसप्रद बात की। मैं ये तीनों भाइयों का आभार व्यक्त मानना चाहती हूँ, अपना आभार व्यक्त करती हूँ एलवीजीएसटी की ओर से। और यहाँ उपस्थित जो लोग हैं उनमें से अगर किसी को कोई सवाल है तो सबसे पहले हम सवाल लेंगे आपके, अगर कोई सवाल है तो। સવાલનો જવાબ કોણ આપી રહ્યું છે આપમાંથી? हेलो। हाँ जी, बताइए। पहले तो सभी को प्रणाम और सभी को सादर जय जिनेंद्र। आई लिसन्ड टू द सेशन, मतलब मैंने इतना ध्यान से नहीं सुना बट मैंने पास में फोन रखा था एंड मेरा ये प्रश्न है कि यू गाइस आर टॉकिंग अबाउट श्रुत रक्षा एंड हाउ वी कैन प्रोटेक्ट द स्क्रिप्चर्स। तो आई विल टेल यू अबाउट माई सेल्फ। तो बाय प्रोफेशन आई एम अ राइटर। अभी पहले के जमाने में आगम वाचनाएं बहुत ज्यादा होती थी और फिर उस हिसाब से स्क्रिप्चर्स और आगमों का लेखन पाठन होना चालू हुआ। तो मेरा ये क्वेश्चन है कि हाउ आई कैन लेवरेज माय राइटिंग स्किल्स in order to protect the scriptures that we have today and we can preserve them for the upcoming period। मतलब जो आने वाला जो फ्यूचर होगा हमारा, नो डाउट टेक्नोलॉजी विल बी ऑन द राइज, बट अभी के टाइम में what I can do as a writer from my perspective या फिर from my end as a writer मैं क्या कर सकता हूँ so that I can contribute to Shastram and or I can contribute to the protection of scriptures in some way or the other from the perspective of writer। मुझे ये क्वेश्चन है। जी श्रेयांश भाई। मैं पूछ रहा था, प्रणाम, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? जी आ रही है श्रेयांश। तो क्या इस क्वेश्चन का आंसर मैं करूं? जी प्लीज। हाँ, तो प्रणाम हीत भाई। आपने बोला राइटर हैं, तो जैसे हमारे एलबीजीएसटी में भी हम लोग सब अलग अलग प्रोफेशन से हैं। तो आप एक बार साहिब जी से जुड़िए और आप साहिब जी से जब जुड़ेंगे
तो आपको ये भी पता चलेगा कि अभी ऑनगोइंग क्या क्या काम चल रहा है, क्योंकि ऑलरेडी शुद्ध रक्षा में हमारे पास काफी सारे अपने ऐसे शास्त्र हैं, ऐसी बुक्स हैं जिनका इंग्लिश के अंदर ट्रांसलिटरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन एक आप जब साहिब जी की गाइडेंस में आएंगे तो आपको खुद को समझ में आएगा कि ये जो आप काम कर रहे हैं वो आपके खुद के लिए भी, आपके स्पिरिचुअल सेल्फ के लिए भी बेनिफिट आपको बहुत ज्यादा होगा। तो एक बार आप साहिब जी के पास आइए और हो सके तो उनसे टाइम लीजिए, और उसके बाद जब आप इस काम में आगे बढ़ेंगे, क्योंकि हम सब लोग ऐसे ही धीरे धीरे करके अलग अलग, बस हमें थोड़ा सा इंटरेस्ट था, फिर हम मार्शल के पास गए, उनका जब विजन देखा तो हमें और ज्यादा इंटरेस्ट आया, और आज और ज्यादा मतलब मोटिवेटेड होकर हम काम कर पाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ पर्सनल रीजंस के कारण कुछ टाइम ना कर पाए, तो फिर मार्शल उधर से हमें मतलब डायरेक्टली इनडायरेक्टली पुश करते हैं कि नहीं, आपको काम करना ही है। तो अगर एक बार आप जुड़ना चाहते हैं तो आप एक बार जरूर तीर्थेश जेजी मास्टर के पास जाकर उनसे समझिए, और वो आपको अच्छे से बताएंगे कि आप किस तरह से, जो ऑलरेडी काफी सारे काम हैं उनमें से किस में आप इन्वॉल्व होकर आपको एक स्टार्टिंग पॉइंट मिल सकता है। गॉट इट, अंडरस्टूड। अभी के लिए व्हाट आई कैन डू इज मैं आई एम इन टच विद रुशिद भाई एंड मैत्रिक भाई, मैं एक बार उनसे बात कर लेता हूँ एंड आई विल अंडरस्टैंड व्हाट द प्रोसीजर इज, फिर मैं ज्वाइन करने का ट्राई करता हूँ। वुड दैट वर्क श्रेयांश भाई? हाँ हाँ, इट विल वर्क। और अगर आप मुंबई हैं तो साहिब जी का चतुर्मास इस बार मुंबई है, और रुशिद और मैत्रिक भाई तो दोनों जाते भी रहते हैं मतलब वीकेंड्स पे, तो आप उनके साथ भी जा सकते हैं। जरूर जरूर। थैंक यू सो मच फॉर आंसरिंग द क्वेश्चन श्रेयांश भाई, थैंक यू। जी, प्रणाम। और किसी को कोई सवाल है? हाँ एबी जी। हाँ एबी जी, आपका माइक अनम्यूट करिएगा प्लीज। आवाज आ रही? जी हेलो। आ रही है। अच्छा, सबसे पहले सबको प्रणाम और जय जिनेश्वर। मैं बहुत रेगुलरली सुनता रहा हूँ आपके सारे लेक्चर्स, और आज जो आपने मेरे को बताया है, इनफैक्ट उसमें मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि मेरे को सौभाग्य मिला पाकिस्तान जाने का पिछले साल, और ऐसे ही 10 स्थानों पे मैं गया जो जहां पर मंदिर थे, आज मूर्तियां कोई भी नहीं है। और जो जो पॉइंट्स आपने बताए मैंने अपनी तरफ से वहां पे बिना किसी कोचिंग के करने की कोशिश की, और काफी वहां से इंफॉर्मेशन मेरे को मिली, और वो मैं डॉक्यूमेंट कराना चाहता हूँ। जैसे आपने 65 पॉइंट वाला वो इंफॉर्मेशन बोला अभी, ताकि पाकिस्तान एक ऐसी जगह है जहाँ पे हर भारतीय जाने के लिए उसको मुश्किल हो सकती है। मेरे पास कैनेडियन पासपोर्ट था, और मेरी जो कहानी है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, तीर्थेश महाराज साहब को पूरा पता है, और मेरे पास 3-4 हजार पिक्चर्स और ऑडियोज हैं जो कि उन तीर्थ स्थानों के हैं, और सारे ही मंदिर वहां पे हैं। उनमें कईयों में 77 साल से किसी ने नवकार भी नहीं पढ़ा था, तो मेरे को सौभाग्य प्राप्त हुआ वहां पे जाकर पूजा करने का। और उनकी क्या स्थिति है, कोई प्राइवेट स्कूल है, कोई गवर्नमेंट ऑफिस बना हुआ है, किसी का प्राइवेट घर था, किसी का बेडरूम बना हुआ था, लेकिन वहां पे लोगों ने बहुत कोऑपरेट किया। तो मैं बहुत क्या बोलूं, मैं चाहता हूं कि वो हैंड ओवर करूं पूरा समाज को, क्योंकि मेरे को जैसे एक लगन थी अपने अपने पुरखों के गांव में जाने के लिए। वो 1802-3 से वहां रहते थे, पार्टीशन में 1947 में चले गए, और वहां पर एक मंदिर था 1896 का, आत्माराम महाराज जी ने उसका वहां पर प्राण प्रतिष्ठा की थी 1896। तो मैं उस लगन में वहां गया था, और मेरे को सौभाग्य देखिए कि 9 और जगह पे भी ऐसे ही पूजा करने का मौका मिला। तो मैं अपने आप भी खुश हूं, और जो मेरे पास
पिक्चर्स हैं, मैं वो सारी देना चाहता हूँ समाज को। और तीर्थेश महाराज साहब के साथ मैंने शेयर किया था ये, तो मेरे को बहुत अच्छा लगा कि आपका ये प्रयास है। पर वहाँ पाकिस्तान में यूनिक एक सिचुएशन है जो कि जब हम एक बाद में डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि आज का सेशन तो थोड़ी देर में खत्म हो जाएगा। तो मेरे से कांटेक्ट जो भी भाई करना चाहें वो मेरा नंबर ले लें, और मैं डेफिनेटली कंट्रीब्यूट करना चाहता हूँ जिस भी रूप में जो इंफॉर्मेशन। और सेकेंडली, ये आज लास्ट सेशन है, मैं आपकी LVJST टीम और जितने भी कंट्रीब्यूटर्स हैं, जितने भी लोगों ने बहुत अच्छा लिखा, समझाया और नोट्स वगैरह भी दिए, एक मेरा कुछ सजेशन है उसके बारे में कि हमको कांटेक्ट नंबर या ईमेल्स मिल जाएं आपके ऑर्गेनाइजेशन के, ताकि हम प्रश्न कर सकें कोई भी अगर हो, चाहे वो कंट्रीब्यूटर्स के हों चाहे वो ऑफिसर्स के हों। थैंक यू। कुछ आप कहना चाहेंगे? जी एबी जी, एबी जी आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के मेंबर हो? हाँ हाँ बिल्कुल। जी, वहाँ पे हम शेयर कर देंगे हाँ, डिटेल्स। मेरे को एक या दो लोग हों ताकि वो फिर आगे स्प्रेड कर लें, क्योंकि सभी के साथ तो 1 to 1 नहीं हो सकता। मेरा हाँ, नंबर अवेलेबल है, जी जी। अश्विनी करके, राइट। थैंक यू। और किसी को कोई सवाल प्लीज? हाँ सिजल बेन, જી હા મને લાગે કોઈના નથી હવે સવાલ, તો આપે ટુવર્ડ્સ ધ એન્ડ અને આપણે કંઈક ડિક્લેર કરવું હોય તો. श्योर। सो आज का सेशन बहुत ही रसप्रद रहा और बहुत ही अच्छी जानकारी हमें प्राप्त हुई। और GNIM का ये 22वां सेशन जो हमारा फर्स्ट जिसको हम बेसिक कोर्स कहते हैं, उसका आज एक अंतिम सेशन था। अंतिम सेशन के अवसर पे 2 बातें मैं प्रस्तुत करना चाहूंगी। सबसे पहले कि हमारी जो अगली होने वाली परीक्षा है उसके बारे में कहना चाहूंगी। ये हमारा जो सेशन हुआ है, जितने सेशन हुए उसकी एक परीक्षा होगी। और परीक्षा में जो अपीयर करना चाहेंगे उनको ग्रुप में उनको रजिस्ट्रेशन करना होगा, और उसके बारे में ग्रुप में सारी जानकारी दी जाएगी। ये परीक्षा ऑनलाइन होगी गूगल फॉर्म के द्वारा, और वहां पर लिंक डेट रखी जाएगी। पूरी ऑब्जेक्टिव परीक्षा रहेगी और कुछ लिमिटेड क्वेश्चन होंगे जिसके उत्तर आपको देने पड़ेंगे, और फिर उसके बाद ये कोर्स का पूरा सर्टिफिकेट आपको प्राप्त होगा। तो परीक्षण के बाद हम परीक्षा लेने की सोच रहे हैं। मीनवाइल आप एक बार लेक्चर सारे रिव्यू कर सकते हैं, उसको एक बार पढ़ सकते हैं। बहुत ही आसान ऐसे तो परीक्षा है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव है, आपको सही ऑप्शन पे टिक करना होगा, नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी। और उसके लिए बट रजिस्ट्रेशन करना बहुत ही आवश्यक है। तो आज के सेशन के थोड़े समय के बाद हम बाकी की डिटेल्स वहाँ देते रहेंगे, बट याद रखिएगा कि ये परीक्षा के लिए आपको फीस भरनी है और रजिस्ट्रेशन देना है, रजिस्ट्रेशन करना है। तो उसकी विगत आपको ग्रुप से मिल जाएगी, और एक बार परीक्षा होने के बाद आपको उसका सर्टिफिकेट भी प्राप्त होगा। JNIM का ये जो पूरा कोर्स था वो बहुत ही महत्वपूर्ण भी रहा और बहुत इंटरेस्टिंग रहा। उसकी एक सबसे बड़ी वजह है कि हमारे परम पूज्य गुरुदेव श्री यशोवर्मा महाराज साहब का हमें लगातार मार्गदर्शन रहा। पूज्य श्री का मार्गदर्शन और उनके गाइडेंस के अंतर्गत ये कोर्स हम कर पाए। परम पूज्य भाग्येश महाराज साहब, परम पूज्य रिंकारेश महाराज साहब, परम पूज्य तीर्थेश महाराज साहब, सभी को एक क्षण पे हम याद करते हैं, उनको वंदन करते हैं। और आगे होने वाले सत्रों में भी हमें उनका मार्गदर्शन ये भी प्राप्त होता रहेगा। हम यहाँ पर अपना आभार व्यक्त करना चाहते हैं LVGST के सारे ट्रस्टीज के
और क्योंकि उन्होंने बहुत ही इस पूरे कोर्स में उन्होंने काफी अपना इंटरेस्ट दिखाया और ये हम कर पाए। कोई भी कोर्स एक आयोजन तो होता है, बट आयोजन की सबसे बड़ी बात होती है उसके स्पीकर्स। अगर वो स्पीकर्स नहीं होते हैं और वो अगर टाइम नहीं दे पाते हैं तो हम कुछ भी नहीं कर पाते हैं। तो हमारे जो ये सेशन में अलग अलग स्पीकर्स ने अलग अलग विषयों पे अपने नोट्स दिए, अपने लेक्चर्स दिए, अपने व्याख्यान दिए। तो उन सभी स्पीकर्स जो हमारे लेक्चरर थे विद्वान, उनका हम यहाँ पर आभार मानते हैं। अर्पित भाई का, श्रेयांश भाई का, अभय दोषी जी का, मयंक भाई बड़जातिया, वैशाली बेन शाह और रेणुका पुरवाल जी का तहे दिल से आभार मानते हैं। आपने काफी महत्वपूर्ण सेशन कंडक्ट किए और इसकी वजह से ये पूरा JNIN का कोर्स हो पाया। जिस तरह से लेक्चरर्स इम्पोर्टेंट होते हैं, उसी तरह से मैनेजमेंट का एक पर्सपेक्टिव भी बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है कि पूरे कोर्स को जिन्होंने बहुत ही अच्छी तरह से मैनेज किया, जिनमें एक स्ट्रेंथ है, एनर्जी है और एक क्रिएटिविटी भी है, ऐसे हमारे इस कोर्स का जो सबसे बड़ा हमारा ये एनर्जी पावर हाउस जो है वो है हमारे जानवी बेन। जानवी बेन का हम यहाँ पर आभार मानते हैं। बहुत ही सिंसियरिटी से के साथ वो हर बार हर चीज को वो रखते थे, कार्ड बनाना, कार्ड डिजाइन करना, पूरी सब लोगों के साथ कोऑर्डिनेट करना, और आगे जाकर वो आपसे कोऑर्डिनेट करेंगे परीक्षा के लिए भी। तो जानवी बेन का हम आभार व्यक्त करना चाहते हैं। जानवी बेन, आप कैमरा भी ऑन कर सकते हैं। उसके अलावा हम यहाँ पर दीप्ति बेन का भी आभार व्यक्त करना चाहेंगे। दीप्ति बेन ने भी हमें डिजाइन आदि में काफी सपोर्ट किया है, कार्ड की डिजाइन बनाने के लिए। रुशिद भाई जैन का आभार व्यक्त करना चाहेंगे और मैत्रिक भाई, ये सबका लगातार सपोर्ट, क्योंकि बैक स्टेज मतलब ये जो पूरे प्लेटफॉर्म पे जो काम होता है उसके लिए हमें बहुत ही आधार की जरूरत होती है। और सबसे बड़ा आभार हम मानना चाहेंगे अभिषेक भाई का, हमारे हर सेशन में उपस्थित रहना, गूगल की लिंक बनाना, उसके रिकॉर्डिंग को देखना, सब कुछ टेक्निकली जो सारा पार्ट था वो पूरा भार उन्होंने उठा लिया था। तो अभिषेक भाई का भी हम आभार मानना चाहेंगे। काफी सारे सेशन को उन्होंने कोऑर्डिनेट भी हमें कर दिया था, मॉडरेटर भी थे। जैनेश भाई भी काफी सेशन हमें मॉडरेटर रहे हैं। तो ये सारी LVGST की टीम है जो युवा एनर्जी और एक समर्पितता के भाव से यहाँ जुड़ी हुई है। इन सभी को हम यहाँ वंदन करते हैं, उनके प्रति अपना आदर व्यक्त करते हैं। और इन सारे सत्रों में अगर हमसे कोई चूक हो गई है, जिन आज्ञा के विरुद्ध अगर कोई भी बात अनजाने में कही गई है, तो मन वचन काया से हम सभी से मिच्छामि दुक्कडम कहते हैं, क्षमा मांगते हैं। और आपके सुझाव हमेशा हमारे लिए आवकार्य है। आप डेफिनेटली अपने सुझाव दे सकते हैं। आने वाले कोर्स में हमारे साथ डेफिनेटली जुड़िएगा और हमारे जानवी बेन आपके साथ लगातार कांटेक्ट में रहेंगे और वो आपसे परीक्षा के बारे में, परीक्षा के बाद सर्टिफिकेट के बारे में और उसके बाद अगले कोर्स के बारे में हमारा पावर हाउस जानवी बेन जो है वो आपके साथ डेफिनेटली जुड़ा रहेगा। तो इसके साथ ही आज का सत्र हम समाप्त करते हैं। और कुछ बाकी रह जाता है? जी, सेजल बहन, जो हमारे सेजल बहन है, उनके मार्गदर्शन से, उनकी सतत प्रयत्नों से, वो खुद भी बहुत सारे लेक्चर, उन्होंने स्पीकर के बतौर भी हमें ज्ञान दिया और मॉडरेटर भी वो बहुत सारे लेक्चर्स में रहे और उनकी जो लीडरशिप थी उसकी वजह से कई चीज़ों में हम जब भी कहीं पे उलझन में होते या कहीं भी हमें कोई कंफ्यूजन होता तो हम तुरंत सेजल बहन के कांटेक्ट करते और वो हमारा मार्गदर्शन करते कि हमें आगे कैसे बढ़ना चाहिए, चाहे वो स्पीकर्स का संकलन के बारे में हो या विषय के बारे में हो या पूरी की पूरी JNIN कोर्स को कैसे हमें कंडक्ट करना है उसके विषय में हमें पूरा पूरा सहकार उनसे प्राप्त हुआ है पूरे LVGST की तरफ से। और हम सभी JNIN के स्टूडेंट्स की तरफ से भी हम सेजल बहन का बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करते हैं। सेजल बहन, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु कृपा है। तो आगे वाले सेशन में आप सभी लोग हमसे जुड़े रहिएगा। आज का सेशन हम यहाँ समाप्त करें उससे पहले श्रेयांश भाई તમે છો लाइन ऊपर? श्रेयांश भाई, जी सेजल मैम। સર્વમંગલમ તમે કરશો ભાઈ?
हाँ ठीक है। हाँ जी। आप सभी का जैनायन कोर्स में जुड़ने के लिए फिर से धन्यवाद। और अगर हमसे कुछ भी उत्सूत्ररूपना हुई हो या कुछ भी जिनाज्ञा विरुद्ध हुआ हो तो फिर से क्षाम कृपणम्। उपसर्गया क्षयं यान्ति श्रीधन्ते विघ्नवल्लया मना प्रसन्नतामेति पूज्यमाने जिनेश्वरे सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याणकारणं प्रधानं सर्वधर्मानं जयं जयति शास्त्रम्। सभी को प्रणाम और हमारे साथ जुड़े रहिएगा। आज का सत्र यहीं पर समाप्त होता है। प्रणाम।